अगर हम u की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमको x वाले rth मोमेंट को h की पावर r से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जो x का था उसी को उससे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, जो डिवाइड हो रहा है तो पुराने वाले में डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई तो नए वाले में हो रहा है। हमको अगर नया वाला मोमेंट तो ये पुराने वाले में h की पावर r से डिवाइड कर दो, नया वाला ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो डिवाइड में डिवाइड ही करना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट फिर से रीराइट करो, ओके, समझ गए। हम फिर से एक बार समझा देते हैं ताकि गरिमा और योग्यता को भी समझ में आ जाए, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएंगे। ठीक है, हमारे पास एक डेटा है x1 x2 डॉट डॉट xn। हमने इस डेटा में चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल कर दिया, यानी हमने x1 को लिख लिया x1 माइनस ए अपॉन एच, x2 को लिख लिया x2 माइनस ए अपॉन एच, और इसी तरीके से हमने लास्ट में xn माइनस ए अपॉन एच लिख लिया। अब हम इनको नया नाम दे रहे हैं u1 u2 और un। तो अगर हम u1 u2 un का rth मोमेंट निकालेंगे तो आएगा म्यू आर u, डैश लगाने का मतलब रॉ मोमेंट। और अगर हम x1 x2 xn का rth मोमेंट निकालेंगे तो क्या आएगा म्यू आर डैश, और ब्रैकेट में हम x लिख देंगे क्योंकि x का है। दोनों में रिलेशनशिप क्या होने वाली है, अगर हम यहाँ से म्यू आर डैश x की वैल्यू निकालेंगे तो वो यहाँ से डायरेक्टली भी आ सकती है x1 x2 xn से, और दूसरी h की पावर r से मल्टीप्लाई कर दे अगर हम नए वाले मोमेंट को तो भी आ सकती है। यानी अगर नए वाले मोमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है तो क्या करेंगे, रिलेशनशिप कन्वर्ट कर देंगे। म्यू आर डैश नया वाला है u, और इसकी वैल्यू आएगी म्यू आर डैश x डिवाइडेड बाई h टू द पावर r। और ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, चाहे घटे या जुड़े उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है नए मोमेंट्स पे। अब मान लो पुराना मोमेंट हमने दे दिया आपको, ये है म्यू टू डैश की वैल्यू। म्यू टू डैश की वैल्यू है अबाउट 2, यानी अबाउट 2 नहीं, अबाउट वाले को हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि अबाउट तो हमको रॉ और सेंट्रल बताता है, ये हम कह रहे हैं एक्स सीरीज़ का है। तो म्यू टू डैश की वैल्यू है हमारे पास 25। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेट करके बताना, मुझे अभी समझ में आ जाएगा। ये x की है, और हमने चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल क्या किया, हमने x में से 5 घटाया और 5 से डिवाइड किया, ये चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल बन के u आ गया। अब हमको u का सेकेंड वाला मोमेंट बताओ क्या होगा। चलो थोड़ा सा सोचो और बताओ। हाँ, कितना बताया सर? हाँ बोलो। सर ये समझ नहीं आया, यहाँ पे डिवाइड करना है। चलो समझ में नहीं आया, हम इसीलिए सवाल बता रहे हैं, ध्यान से देखना। हमको अब की बार u का मोमेंट बताना है सेकंड वाला, तो यहाँ पर हम लिखेंगे म्यू टू डैश और u। यहाँ पर जो पुराना मोमेंट था x वाला वो कितना था 25, लिख लो 25 यहाँ पर। डिवाइड किससे करना, h की पावर r से, तो ये तो वैल्यू a की हो गई और ये है h की, तो h का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, और आंसर कितना आ गया 1। गरिमा तुमने क्या नहीं समझा, कल जब हमने प्रूफ कराया था तो ज़रा देखो प्रूफ क्या आया था, ये कल की क्लास का प्रूफ है। कल की दोनों में से मल्टीप्लाई हुआ था, डिवाइड नहीं हुआ अरे था। बेटा रिवर्स तो कर सकते हैं, जैसे ये x का मोमेंट है, ये u का है, हम यहाँ से u की वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्या आएगी बताओ। सर हाँ, पॉइंट चला जाएगा। तो नए वाले मोमेंट की वैल्यू को हम ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पुराने वाले मोमेंट में h की पावर r से डिवाइड करके नहीं कैलकुलेट कर सकते, समझ गए कि नहीं। तो वही ऑर्डर रिवर्स हुआ है। अच्छा दूसरी बात, ये तो रॉ मोमेंट था, सेम इफेक्ट सेंट्रल मोमेंट पड़ता है, यानी सबसे अच्छी बात यही है कि चाहे मोमेंट रॉ हो चाहे सेंट्रल, यानी जो अभी तक हो रहा था वही अब दोबारा भी होगा। अब सेंट्रल मोमेंट की अगर हम बात करें, सेकेंड सेंट्रल मोमेंट हमें 50 दिया हुआ है और हमने x में चेंज कर दिया, अब की बार में 2 घटाया और 10 से डिवाइड कर दिया, अब ये हो गया u। अब मुझे नए वाले का बताओ कितना होगा। कौन सा वाला निकालना है? सेकंड दिया तो सेकंड निकालिए। 1/2.5। चलो देखो सब लोग कैसे आएगा, तो हमको u का निकालना है तो हम पहले यहाँ पर x का लिखेंगे और क्या करेंगे h की पावर r से डिवाइड करेंगे। तो x का तो हमें कितना दिया है, ये तो 50 दिया है ना म्यू टू, और h की वैल्यू जरा देखो कितनी है, 10। तो 10 की पावर r, r इसलिए क्योंकि मोमेंट का नंबर है 2, तो 10 की पावर हो गई 2,
यानी ये हो गया 50/100, यानी कि रिजल्ट आ गया 1/2। तो गरिमा योग्यता दोनों लोग बताओ समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। आया, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पे अलग से। अब हम आगे बढ़ते हैं, और कल हमने आपको रिलेशनशिप बताई थी रॉ मोमेंट और सेंट्रल मोमेंट की, आज हम उसका प्रूफ करेंगे। तो इसके पहले कि हम प्रूफ स्टार्ट करें, हम सबसे पहले रॉ और सेंट्रल मोमेंट को यहाँ पर लिख लेते हैं, वो होते क्या हैं। सेंट्रल मोमेंट का मतलब ऐसे मोमेंट जो मीन के अबाउट लिए जाएं, इनको हम म्यू आर से डिनोट करते हैं, डैश नहीं लगाते हैं। फार्मूला होता है 1/n समेसन एफ आई, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। ये फार्मूला हमने कल आपको बताया था। हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के टर्म में नहीं लिखा, बल्कि एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन अप्लाई करके लिखा है सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आई मल्टीप्लाइड बाई द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, और मीन के अबाउट होता है तो इसलिए मीन हम लोग घटा रहे हैं। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, तो ये तो हमारा है rth सेंट्रल मोमेंट। अब जरा हम rth रॉ मोमेंट लिख लेते हैं, और rth रॉ मोमेंट लिखते समय हम पॉइंट ए ले रहे हैं, ए की वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो ये क्या बनेगा 1/n सिग्मा एफ आई, और यहाँ पर आएगा एक्स आई माइनस ए, और हम इसकी पावर कितनी कर देंगे आर। पावर आर करने कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, बस ये आपको देखना है। एक्स आई माइनस ए को हम अगर एक नया नाम दे दें डी आई, तो इससे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। तो हमने म्यू आर डैश ए को फिर से लिखेंगे समेसन एफ आई, और एक्स आई माइनस ए की जगह पे डी आई आ गया, पावर आर लग गई। तो अगर कहीं पर हमें डी आई दिखेगा तो हम समझ जाएंगे ये rth रॉ मोमेंट्स है। अब आते हैं प्रूफ पर। तो इसका प्रूफ हमको करना कैसे है देखते हैं। हम लोग सेंट्रल मोमेंट का फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले 1/n समेसन एफ आई, और ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार पावर आर। इसके बाद हम इसको रॉ में कन्वर्ट करने के लिए एक टर्म ए लाएंगे, और हम ए को यहाँ पर घटाएंगे और ए को यहाँ पर जोड़ेंगे भी। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एक्स आई माइनस ए को अभी अभी हमने क्या माना था डी आई, चलिए हम इसको ज़रा डी आई लिख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर a माइनस एक्स बार बचा हुआ है, तो a माइनस एक्स बार को हम कन्वर्ट कर लेंगे म्यू1 डैश में। कैसे करेंगे बस ये आपको ध्यान से देखना है। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे म्यू1 डैश का अबाउट a, और कन्वर्ट करेंगे a माइनस एक्स बार को म्यू1 डैश में। देखिए कैसे, हमारे पास म्यू1 डैश का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है 1/n समेसन एफ आई, और ब्रैकेट में होता है एक्स आई माइनस ए। क्योंकि ये डैश लगा है तो डैश लगा है इसलिए अबाउट ए है। ओके ठीक। अब अगर हम यहाँ से म्यू1 डैश की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या लिखेंगे 1/n समेसन एफ आई, और एक्स आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस ए एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर हो गया, और 1/समेसन एफ आई से मल्टीप्लाई भी हो गया। अब मुझे गरिमा और योग्यता में से कोई बताएगा ये किसका फार्मूला लिखा है। मीन का। मीन का, और x है तो हम मीन को x बार से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ज़रा इस पे आते हैं, यहाँ पर a है, समेसन एफ आई की वैल्यू मुझे कौन बताएगी, योग्यता बताएगी। कितनी होती है, अगर हम फ्रिक्वेंसीज का सम करें तो किसके बराबर आता है? सर हम बताएं? हाँ बताओ। n सर। n के बराबर, तो n से n हो गया कैंसिल, और हमने ये देखा कि म्यू1 डैश इक्वल टू आ गया एक्स बार माइनस ए। यहाँ पर था a माइनस एक्स बार, अगर हम a माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा माइनस म्यू1 डैश। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर वापस से पुट कर देते हैं, तो हमको मिलेगा 1/n समेसन एफ आई, और ब्रैकेट में मिलेगा डी आई माइनस म्यू1 डैश, और साथ ही साथ इस पर पावर कितनी लगी रहेगी आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
अब हम एक फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, a माइनस बी की पावर n का फार्मूला, और कौन सा वाला, बाइनोमियल वाला। क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं n से 0 से, जिसकी वैल्यू 1 होती है, और यहाँ पर लिखते हैं a टू द पावर n, फिर माइनस लगाएंगे, nc1 लिखेंगे, a टू द पावर n माइनस 1 और b टू द पावर 1, फिर प्लस nc2, a टू द पावर n माइनस 2 और b टू द पावर 2। इस फार्मूले से हम इसको ओपन करते हैं। चलिए देखते हैं, ये इतना टर्म जो बाहर है ये सबके साथ रहेगा। तो अगर हम पहला फार्मूला ओपन करें तो आएगा डी की पावर r, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम पावर r है, और म्यू1 डैश की पावर 0, पहले वाले में केवल a की पावर n यानी मैक्सिमम पावर पहले वाले की आएगी, तो डी की पावर r, साथ में है 1/n सिग्मा fi। नेक्स्ट टर्म के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस RC1, ओके, क्योंकि r है तो RC1 हो गया। अब RC1 में जब हम पहला वाला टर्म लिखेंगे डी, तो डी की पावर कितनी करेंगे अब की बार, r माइनस 1, और म्यू1 डैश की पावर कितनी करेंगे 1, और साथ ही साथ क्या रहेगा 1/n समेसन fi डी, ये भी तो रहेगा साथ में, 1/n बाहर वाला सबके साथ। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, प्लस RC2 के साथ अब की बार डी की पावर कितनी हो गई, r माइनस 2, और म्यू1 डैश की पावर हो गई 2, और साथ में क्या रहेगा इसके 1/n समेसन fi। अब जरा ध्यान से देखो पहले वाले को, ये क्या बन रहा है, इधर हमारे पास है म्यू r, और ये क्या बन रहा है, ये कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ से। आपने ये अभी भी लिखा था फार्मूला 1/n समेसन fi डी की पावर r, ये म्यू r डैश है, तो हम इसको क्या लिख दें, बताओ। यस सर, यस सर। ठीक है, गरिमा योग्यता दोनों लोग बोलो जल्दी से, सही है। यस सर। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, RC1 तो अपनी जगह पे रहेगा जैसा है RC1। अभी इसको क्या लिखें बताओ, म्यू डैश r माइनस 1, इसमें और इसमें यही तो अंतर है कि यहाँ पावर r थी, यहाँ r माइनस 1 है, तो ये r माइनस 1 नंबर का मूवमेंट बन जाएगा, और साथ में म्यू1 डैश भी तो रहेगा, प्लस RC2, ये क्या बनेगा म्यू r माइनस 2, क्या बनेगा म्यू r माइनस 2, और साथ में म्यू1 डैश का स्क्वायर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब आगे बढ़ते बढ़ते अगर हम nth टर्म लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जरा देखते हैं। nth की जगह rth लिख लेते हैं, तो प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर r। rth टर्म लिख रहे हैं -1 की पावर r, और अगर हम पहले वाले की पावर बढ़ाते चले जाएं डी की पावर, तो मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, पहले की पावर हम घटा रहे थे ना, पहले वाले में थी कितनी r थी, फिर r माइनस 1, तो घटाते घटाते पहले वाले की पावर कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ पर डी की पावर 0 हो जाएगी, और म्यू1 डैश की पावर r हो जाएगी। ये rth टर्म होगा, चूँकि r ही थे हमारे पास पावर, तो rth टर्म क्या होगा, लास्ट टर्म भी तो होगा इसका, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आएगी क्या, तो डी की पावर 0 मतलब 1, म्यू1 डैश की पावर r, म्यू1 डैश की पावर r का मतलब ये एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई जिसमें i नहीं है, तो समेसन fi और n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा -1 की पावर r और म्यू1 डैश की पावर r, लास्ट टर्म, ठीक है। चलो, और कुछ इसके साथ एडिशनल, हाँ एडिशनल नहीं रहेगा, RCR की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम इसको प्रूफ करके आपको दिखाते हैं इसी रिलेशन के थ्रू। अब मान लो हमको सबसे पहले निकालना है सेकेंड मोमेंट, यानी हमने R की वैल्यू कितनी ले ली 2, तो आप सब लोग बताओ जब हम पावर में 2 रखेंगे तो हमको कितने टर्म मिलेंगे टोटल, अगर हम a प्लस बी की पावर 2 रखें तो टर्म कितने मिलेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, 3 टर्म। तो r की वैल्यू जब 2 रखेंगे हम इस फार्मूले में, तो हमको पहला टर्म लेना, दूसरा लेना, तीसरा, इसके आगे के नहीं लेने हैं, क्योंकि r की वैल्यू 2 रखने पर इसको ओपन करने पर 3 ही टर्म तो आते हैं, क्योंकि हमने फार्मूला जनरलाइज r के लिए लिखा है, तो बहुत सारे टर्म आपको दिख रहे होंगे। तो जब r की वैल्यू 2 रखेंगे तो सिर्फ 3 टर्म लेंगे, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो r की वैल्यू हमने 2 रखी, म्यू 2 होगी,
अब आते हैं पहले पे, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर म्यू आर डैश, तो क्या बन जाएगा म्यू टू डैश माइनस आर सी वन, तो आर की वैल्यू कितनी है 2 रख दो यहाँ पर। फिर ये क्या है म्यू आर माइनस वन डैश, यहाँ आर की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या बनेगा म्यू वन डैश, और साथ में एक म्यू वन डैश और आपको दिख रहा है। अभी एक टर्म और लेना है, तो अब की बार अगर हम वैल्यू पुट करेंगे 2c2 आएगी यहाँ पर, आर की वैल्यू 2 है तो 2c2, और यहाँ आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो यह आएगा म्यू ज़ीरो, और साथ में आएगा म्यू वन डैश स्क्वायर। अब मुझे गरिमा और योग्यता में से कौन बताएगा, कल हमने आपको म्यू ज़ीरो की वैल्यू प्रूफ करवाई थी, याद है कि नहीं? सर जीरो म्यू जीरो। नहीं, फिर से सोचो एक बार। देखो कल मैंने करवाया था आप लोगों को म्यू ज़ीरो की वैल्यू, सेंट्रल में भी करवाई थी और रॉ में भी करवाई थी। सर 1। हाँ अब सही बताया है, वैल्यू 1 आई थी। जो जैम वाले बच्चे वो समझ गए होंगे, पावर 0 रखेंगे तो वो 1 बन जाएगा, तो वैल्यू 1 आएगी। तो म्यू टू का फार्मूला क्या बना देखिए, म्यू टू डैश माइनस आर सी वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 2c1 है तो 2 हो जाएगी, और ये बन गया म्यू वन डैश स्क्वायर, इतना हिस्सा 2c2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये भी बन गया म्यू वन डैश स्क्वायर। अब अगर हम पूरा सॉल्व कर लें तो क्या बना म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश स्क्वायर, और यही तो फार्मूला आपने याद किया था। चलिए ये तो आया है आर की वैल्यू 2 के लिए, हम आर की वैल्यू 3 का भी तो डिराइव करें इसी फार्मूले से। तो अब बताओ अगर पावर हम 3 रखेंगे तो टर्म कितने आएंगे, यानी हमको यहाँ के 4 टर्म लेने हैं। तो सबसे पहला टर्म क्या होगा, हम लिखने जा रहे हैं आर की वैल्यू 3 के लिए, तो आर की वैल्यू 3 तो ये बनेगा म्यू थ्री डैश, नेक्स्ट क्या बनेगा 3c1, आर की वैल्यू 3 है तो ये बनेगा म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 3c2, फिर क्या बनेगा यहाँ पर आर की वैल्यू 3 रखोगे तो क्या बन जाएगा म्यू वन डैश और म्यू वन डैश स्क्वायर। ठीक है, एक टर्म और लेंगे जिसमें आर की वैल्यू 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3c3, और अब की बार जो ये वाला टर्म था आर माइनस 3 वाला वो 0 बन जाएगा, और ये आएगा म्यू वन डैश की पावर 3। एक की पावर क्या हो रही थी, पहले म्यू 3 था, फिर ये म्यू 2 बना, फिर ये म्यू 1 बना, और ये बन गया म्यू 0। यहाँ पर म्यू 1 की पावर 0 थी, यहाँ देखो 1 हुई, यहाँ पर 2 हुई, और यहाँ पर 3 हो गई। बाकी RC1 RC2 और प्लस माइनस अल्टरनेट चलेंगे, तो ये प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये वाला टर्म होगा माइनस में। अब जरा इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, म्यू थ्री डैश तो मिल गया, 3c1 की वैल्यू 3 होगी, और साथ में है म्यू टू डैश और म्यू वन डैश, 3c2 की वैल्यू भी 3 ही होगी, और इसके साथ रहेगा म्यू वन डैश क्यूब, क्योंकि ये भी म्यू वन डैश ये भी म्यू वन डैश। 3c3 की वैल्यू कितनी होगी 1, और ये है म्यू वन डैश क्यूब, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आने वाला है म्यू थ्री डैश 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश, और इसको सॉल्व करने पर मिलेगा +2 म्यू वन डैश क्यूब। तो आपने देखा म्यू थ्री का फार्मूला डिराइव होते हुए, यही फार्मूला तो हम पढ़ते थे थर्ड सेंट्रल मोमेंट का। बताओ सब लोग क्लियर हो गया, गरिमा योग्यता दोनों लोग बताओ जल्दी से। जी सर। अब अगर हम आर की वैल्यू यहाँ 4 पुट करेंगे तो हमको म्यू 4 का भी फार्मूला पुट मिल जाएगा। तो आर की वैल्यू 4 हम करके दिखाएं या तुम लोग होमवर्क में करोगे, बताओ। जल्दी से बताओ। सर हो जाएगा। चलो होमवर्क है ये, तुम लोग को घर पे करना है, और करने के बाद मुझे फ़ोटो भेजना दोनों लोग खींच कर, ठीक है? ओके सर। ट्राई करना। तो ये तो रिलेशनशिप थी किसकी, सेंट्रल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ रॉ मोमेंट, यानी हम सेंट्रल मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे थे रॉ मोमेंट्स के टर्म में। हम इसी रिलेशनशिप को रिवर्स भी कर सकते हैं, हम रॉ मोमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं सेंट्रल मोमेंट के टर्म्स में। तो आपको वो फार्मूले याद करने की ज़रूरत है नहीं, होगा कैसे मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना सब लोग। हम लोग सेंट्रल मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो म्यू आर लेकर चले थे, अब की बार हमको रॉ कैलकुलेट करना तो हम म्यू आर डैश लेंगे। फार्मूला क्या होता है 1/n समेसन fi, और यहाँ पर आएगा xi माइनस a और पावर r।
xi माइनस ए इसलिए क्योंकि ये है डैश वाला यानी अबाउट एनी पॉइंट। पिछली बार हम लोगों ने xi माइनस एक्स बार लिया था, अब की बार हमने xi माइनस ए लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले में हम ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, किसको, xi माइनस एक्स बार को और x बार माइनस ए को। पिछले वाले में हमने x बार माइनस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, याद है किसी को, म्यू वन डैश, याद है कि नहीं। चलो x बार माइनस ए की वैल्यू दिखाते हैं। ये देखिए x बार माइनस ए की वैल्यू आपको देखी कितनी निकली है, म्यू वन डैश। तो इसको तो म्यू वन डैश पुट कर देंगे, तो ये बन गया प्लस म्यू वन डैश। और जो ये टर्म है ये है सेंट्रल के अबाउट डेविएशन, इसको हम जेडाई मान लें। अब कहीं जेडाई अगर दिखेगा तो समझ जाना ये है। और हम फिर से इसको पावर आर से ओपन करें, कोफिशिएंट रन कराएं और हम सारे के सारे फार्मूले बना सकते हैं। कौन से फार्मूले, रॉ मोमेंट के फार्मूले, किसके टर्म में, सेंट्रल के टर्म में। समझ गए। अगर आपको प्रूफ की आवश्यकता है तो मेरे नोट्स के पीडीएफ में इसका प्रूफ सेकंड वाले का दिया हुआ है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने करके नहीं दिखाया, लेकिन सिमिलर होगा एकदम, तो आप लोगों को इसका प्रूफ घर पे देख लेना है, ठीक है। हो जाएगा, बताओ। यस सर। चलिए देखिए ये प्रूफ है, रिलेशन बिटवीन रॉ मोमेंट्स इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल, यानी रॉ की वैल्यू सेंट्रल के टर्म में। तो अगर पहला रॉ मोमेंट म्यू वन डैश निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे सारे प्रूफ हैं। दो से प्रूविंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि पहला वाला तो आसानी से आ जाता है। तो म्यू टू डैश की वैल्यू होती है म्यू टू प्लस म्यू वन डैश स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन आपने देख लिया। अब बारी आती है मोमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सेपर्ड करेक्शन। सेपर्ड करेक्शन क्या होता है, मोमेंट के जब ये फार्मूले बनाए गए तो ऐसा माना गया कि जो डेटा है वो है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल इन द सेंस फ्रिक्वेंसी एक पॉइंट से बढ़ रही है, किसी एक पॉइंट पर पीक पर गई, फिर घटना शुरू हुई और फिर आते आते घट गई। तो ऐसे कर्व को हम सिमेट्रिकल कहते हैं। जब हमारा सिमेट्रिकल डेटा होता है तो हमारे फार्मूले सारे एज इट इज़ वर्क करते हैं जैसे कि हम उनको डिराइव करते हैं। लेकिन जैसे हमारा डेटा स्क्यूड होता है तो हमारे फार्मूले में थोड़ी सी एरर आती है। तो सेपर्ड ने क्या किया, उसी एरर को मेज़र करके इन्होंने कुछ सोल्यूशन दिया और इन्होंने एरर के आने के कारण भी बताए कि मूवमेंट में जो एरर आ रही है वो किस वजह से आ रही है। एरर को तुम लोग तभी समझ पाओगे जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा करोगे। तो अभी के लिए आपको बस इतना जान लेना है कि इन केस ऑफ नॉट सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ मूवमेंट, जो मूवमेंट्स की कैलकुलेशन होती है वो एरर शो करते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। पढ़िए इसको ज़रा। इन केस ऑफ ग्रुप्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जहाँ पर हमको F1, F2, F3 की वैल्यू दी जाए, यानी फ्रिक्वेंसी की वैल्यू दी जाए। वाइल कैलकुलेटिंग मूवमेंट्स, जब हम मूवमेंट कैलकुलेट करते हैं, वी एज्यूम दैट फ्रिक्वेंसीज आर कंसंट्रेटेड एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। हम ये मान लेते हैं कि जो भी हमने क्लास इंटरवल चुना है उन सब में फ्रिक्वेंसी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि सबकी लगभग बराबर बराबर है जिस जैसी सिचुएशन पे पॉइंट है। इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल और स्लाइटली सिमेट्रिकल, अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल हो या स्लाइटली सिमेट्रिकल हो यानी कि थोड़ा सा बायस हो, एंड द क्लास इंटरवल्स आर नॉट ग्रेटर देन 1/20 एट द रेंज। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। मान लो सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 100 है, तो इसका जो रेंज आएगा वो 98 आएगा। और हमको कितनी क्लास बनानी है, 12 सते 98 यानी 7। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल और स्लाइटली सिमेट्रिकल, ये तो समझ गए आप। आगे कह रहा है द क्लास इंटरवल आर नॉट ग्रेटर देन 1/20 ऑफ द रेंज। रेंज के 1/20 करने पर 7 आया और हम इस डेटा में अगर 7 से कम क्लास इंटरवल बनाएंगे तो दिक्कत होगी। यानी हमको कितनी क्लास इंटरवल बनानी है, 7 से ज़्यादा। ये कह रहा है नॉट ग्रेटर, यानी अगर 7 से ज़्यादा नहीं है तो इसका मतलब डेटा सही रीड नहीं होगा। क्योंकि क्लासेस कम बनने का सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमने बच्चों को ज़्यादा कैटेगरीज़ में नहीं बांटा, और ज़्यादा कैटेगरीज़ में ना बांटने के कारण हो सकता हो कि किसी एक ग्रुप में बच्चे जो आए हों वो दूसरे ग्रुप के बिलोंग कर रहे हों, वैरी कर रहे हों,
और इस वजह से एरर आनी तय है। आगे बढ़ते हैं। दिस एजम्पशन इज़ वेरी नियरली ट्रू, यानी बहुत ही मुश्किल से एजम्पशन ट्रू होता है। बट सिंस एरर कॉल्ड ग्रुपिंग एरर क्रीप्स इनटू द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट्स, तो इस तरीके से सम एरर, कुछ एरर आती है जब हम मोमेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। WF शेपर्ड प्रूव दैट, WF शेपर्ड ने ये बात प्रूव की, द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूस एंड फ्रिक्वेंसी टैपर्स ऑफ टू जीरो, यानी अगर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस तो सब लोग जानते हो, और दूसरा है द फ्रिक्वेंसीज टेपर्स ऑफ टू जीरो, यानी अगर हम कहीं से शुरू करें तो जीरो से शुरू हो, और अगर कहीं ख़त्म करें तो वो जीरो पे ही ख़त्म हो। जैसे एक्सपोनेंशियल शुरू जीरो से नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल शुरू होता है जो थीटा की वैल्यू होती है वहाँ से, और ख़त्म कहाँ पे होता है, जीरो पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, इस तरह का हो कि कंटिन्यूस हो और साथ में वो अंतिम बिंदुओं पर टच करे एक्स एक्सिस को, यानी फ्रिक्वेंसी टैपर्स ऑफ टू जीरो लास्ट में और शुरुआत की फ्रिक्वेंसी जीरो की तरफ जाए इन बोथ डायरेक्शन। द इफेक्ट ड्यू टू ग्रुपिंग एट द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल्स कैन बी करेक्टेड बाई, तो अगर हमारा डेटा सिमेट्रिकल नहीं है तो सारा का सारा डेटा सेंट्रल टेंडेंसी पे कंसंट्रेट नहीं होगा। उस सिचुएशन में कुछ नए फार्मूले शेपर्ड ने दिए। क्या फार्मूले दिए? इन्होंने कहा जो म्यू2 आपने कैलकुलेट किया उसमें ये काम और करो, h स्क्वायर माइनस 12 से घटाओ, जहाँ पर h क्या है, क्लास विड्थ, यानी शेपर्ड ने म्यू2 को करेक्ट किया जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ना हो। तो इन्होंने म्यू3 को भी करेक्ट किया, लेकिन म्यू3 का जो करेक्शन था वो बिल्कुल पुराने के जैसा आ गया। म्यू4 का करेक्शन में क्या हुआ, h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू2 7 अपॉन 240 h की पावर 4, जहाँ पर h क्या है, h है जो क्लास इंटरवल बन रही हैं उनकी विड्थ, ठीक है। तो इसको कहा गया शेपर्ड करेक्शन। शेपर्ड करेक्शन को हम फिर से एक बार समराइज करेंगे। जब भी हमारा डेटा सिमेट्रिकल होगा तो हम मोमेंट वैसे निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे, लेकिन अगर डेटा सिमेट्रिकल नहीं है और फ्रिक्वेंसीज अंतिम बिंदुओं पर और प्रारंभिक बिंदुओं पर टच नहीं कर रही जीरो को, ऐसी सिचुएशन में हमको नए मूवमेंट्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्रुपिंग एरर आती है। ग्रुपिंग एरर कैसे आ सकती है, मान लो हमने एक इंटरवल बनाया 0 से 10 का और एक हमने बनाया 10 से 20 का। अगर हम इसको ज़्यादा इंटरवल में डिवाइड करते तो हम बनाते 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। मान लो यहाँ की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ की है 25 और यहाँ की है 30। अब हम इनको अगर 0 से 5 वाले में डिवाइड करें तो यहाँ की आ गई 22 और 5 से 10 की आई 3, 10 से 15 की आ गई 15 और आगे 15 से 20 की भी 15 आ गई। तो अब आपको दिखा कुछ चेंज, क्या चेंज दिखा बताइए? चेंज ये दिखा कि हमने 0 से 10 के बीच में 25 लिया था, लेकिन इन 25 में 22 लोग तो 0 से 5 पे कंसंट्रेट हैं, यानी डेटा सिमेट्रिकल नहीं है। ऐसा कब हुआ? जब इंटरवल्स कम बने। अगर हम 4 इंटरवल बनाकर देखते तो शायद ये दिक्कत ना आती। तो ग्रुपिंग एरर को इस तरह की एरर कहते हैं कि डेटा होना चाहिए था यहाँ पर, यानी 0 से 5 के बीच में, लेकिन पहुँच गया 0 से 10 के बीच में, यानी थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। तो जब भी कभी हमारा ऐसी क्लास इंटरवल्स बने जो कम क्लास इंटरवल्स हों, उनकी विड्थ ज़्यादा हो लेकिन नंबर ऑफ़ इंटरवल कम हो, तो ऐसे में आती ग्रुपिंग एरर। और इस ग्रुपिंग एरर को दूर करने के लिए हम यूज़ करते हैं शेपर्ड्स के फार्मूले। और आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिव में ये लिखे मिलेंगे और आपसे बस पूछा जाएगा कौन सा वाला सही है, तो आपको इनको एज इट इज़ याद रख करना है, ठीक है? हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। मैंने जो एग्जांपल समझाया वो आपको समझ में आया कि अगर हम 0 से 10 और 10 से 20 बनाते तो 0 से 10 में 22 बच्चे आ रहे थे, लेकिन जब हमने इसको और स्प्लिट किया 0 से 5 और 5 से 10 में, तो ज़्यादा बच्चे किसकी तरफ चले गए? 0 से 5 की तरफ। तो ये थी एरर, है ना। इसके अलावा मोमेंट्स के जो यूजेस हैं, पियर्सन्स बीटा एंड गामा कोफिशिएंट, तो ये हम आपको पहले से पढ़ाते आए हैं 23-32। तो गरिमा और योग्यता दोनों लोग बताओ, अगर ये आपको क्लियर हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको खुद से कर लेना, क्योंकि हमने पहले बताया कि नहीं बताया, बताओ। हाँ, बताया है, हाँ, बताया था। तो ठीक है, इसको आपको देख लेना, केवल इसमें फार्मूला लिखा है मोमेंट्स पे बेस्ड।
अब नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टोरियल मोमेंट्स, और इसके बाद एक टॉपिक है एब्सोल्यूट मोमेंट। तो फैक्टोरियल मोमेंट क्या होते हैं? फैक्टोरियल मोमेंट में सबसे पहले हमको जो पता करनी है वो ये चीज़ कि फैक्टोरियल लगा क्यों। तो हम किस ऐसे फंक्शन को फैक्टोरियल फंक्शन कहते हैं? हमने लिखा एक्स स्क्वायर तो हम इसको सिंपल फंक्शन कहेंगे, लेकिन अगर हमने ये लिख दिया तो इसका मतलब ये फैक्टोरियल फंक्शन है। अब जैसे फैक्टोरियल ओपन होता है वैसे ये फंक्शन भी ओपन होगा। फैक्टोरियल कैसे ओपन होता है? n(n-1), फिर एक और घटाते हैं n(n-1), n-2। ये कैसे ओपन होता है? पावर में 2 लगी है तो हम लिखेंगे x और x-1। अगर मान लो पावर में 3 लगी होती तो x लिखते, x-1 लिखते और x-3 लिखते। तो ये है फैक्टोरियल फंक्शन। अब जब हम कभी मोमेंट कैलकुलेट करते हैं फैक्टोरियल तो r को यहाँ ब्रैकेट में लिखते हैं। मान लो अबाउट a कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/n समेसन fi, और यहाँ पर हम xi की पावर r लिखते थे, लेकिन अब की बार हम फैक्टोरियल r लिखेंगे। तो आप सभी को फैक्टोरियल मोमेंट में जो डिफरेंस है वो समझ में आया नॉर्मल की अपेक्षा? बताओ। हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये अबाउट ए था तो हमारा फार्मूला होगा 1/n समेसन fi, और यहाँ पर होगा xi माइनस a⁻r। लेकिन ये r सिंपल नहीं रहेगा बल्कि कैसा रहेगा? फैक्टोरियल वाला फंक्शन रहेगा। तो ऐसे मोमेंट्स को हम क्या कहते हैं? फैक्टोरियल मोमेंट्स। क्लियर? अब फैक्टोरियल मोमेंट में अगर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं बारी बारी से, r की वैल्यू जैसे 1 पुट करें तो क्या होगा? तो इसके कुछ प्रूफ्स नीचे दिए हुए हैं। r की वैल्यू 1 रखा गया तो एक रिजल्ट निकल के आया किसके बराबर? यानी पहला फैक्टोरियल मोमेंट किसके बराबर आ गया? सीधे और सीधे मीन के बराबर आ गया। सेकेंड फैक्टोरियल मोमेंट जब कैलकुलेट किया गया तो उसका रिजल्ट ये आया μ2 माइनस μ1। तो ऐसे ही फैक्टोरियल मोमेंट्स को सिंपल में कन्वर्ट करके 2 या 3 फार्मूले लिखे गए हैं, ये आपको देख लेने हैं। नेक्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट मोमेंट। एब्सोल्यूट मोमेंट में कुछ नहीं होता है, बस जब हम मोमेंट निकालते हैं तो वैल्यूज़ पे मॉड लगा देते हैं, और ये मॉड आपने कहाँ पढ़ रखा था? मीन डेविएशन अबाउट मीन या फिर मीडियन में। देखिए इसी xi की पावर फैक्टोरियल r है, लेकिन अब की बार यहाँ पर क्या लग गया? xi मॉड। अब चूँकि fi है फ्रिक्वेंसी तो ये तो 0 से बड़ी होती है, तो हम चाहें तो fi को इसके अंदर लिख सकते हैं मॉड के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो नया फार्मूला बना 1/n समेसन fi xi, तो fi xi को हम अगर मॉड में रख दें तो ये हमारा बन गया कौन सा मोमेंट? एब्सोल्यूट मोमेंट। यानी हम यहाँ पर क्या इग्नोर कर देंगे? साइन इग्नोर कर देंगे। मॉड लेने के साथ ही सबके साइन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? प्लस में। इसके बाद आता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस के बारे में आप जानते हैं, ये मुझे डिस्कस नहीं करना है। और फिर आएगा आपका कर्टोसिस और सब इम्पॉर्टेंट फार्मूले। तो अगली क्लास हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, मेज़र ऑफ स्क्यूनेस से। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं कल सेम टाइम पे।